Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Okay, in last video I discussed with you Newton's second law of motion. मैंने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब आपके साथ डिस्कस किया तो मैंने आपको फाइनली ये बताया था कि अगर किसी बॉडी का आप वेलोसिटी चेंज करोगे, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी आप चेंज करोगे तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में? ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। एंड वी स्टडीड कि जो फोर्स अप्लाई होती है दैट रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास m। तो यहाँ से हमने निकाला था जो फोर्स होती है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम का जो रेट है चेंज होने का दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये कुछ फॉर्मूलाज हमने किए थे। तो फर्स्ट लॉ में हमने सीखा इनर्शिया के बारे में कि बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन वाली यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। सेकंड पॉइंट हमने जो सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको ये बताया कि कोई भी बॉडी जिसका आप यू कैन से जिसकी आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, या यू कैन से जिसमें एक्सेलरेशन है और आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी अ फोर्स। और वो फोर्स कितनी होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं बात करूंगा दो बॉडीज की। दो बॉडीज की बात करते हैं। फुटबॉल का मैच चल रहा है, क्लियर है? फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है मान लो, तो उसमें फाइनल का मैच चल रहा है और उसमें एक प्लेयर है एक टीम का और दूसरा प्लेयर है दूसरी टीम का। और एक जो प्लेयर है वो बॉल को अपने फीट से ऐसे करते हुए लेके जा रहा है ग्राउंड में, और सामने से एकदम से दूसरी टीम का प्लेयर आ गया और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे टकरा गए। अब जो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे तो दोनों को दर्द होगा, दे बोथ विल फील हर्ट। कहने का मतलब है कि जब एक फुटबॉल मैच चल रहा है उसमें एक टीम का प्लेयर बॉल को लेके जा रहा है गोल की तरफ, गोल करने की तरफ, गोल पोस्ट की तरफ लेकर जा रहा है, और रास्ते में दूसरी टीम का प्लेयर उससे टकरा जाता है। सो टकराने के बाद दोनों को दर्द होगा। अब जब दोनों को दर्द होगा, वो क्यों दर्द हुआ दोनों को? बिकॉज मान लो ये एक प्लेयर है और ये दूसरा प्लेयर है। जब ये वाला प्लेयर इसके साथ टकराया तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और जब ये इसके साथ टकराया तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। कहने का मतलब है जब ये ऐसे दोनों टकराते हैं तो ये वाला इसके ऊपर लगाता है फोर्स और ये वाला इसके ऊपर लगाता है फोर्स। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो किस डायरेक्शन में लगाई है? इस डायरेक्शन में। और इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो किस डायरेक्शन में लगाई है? इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, पर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, वैल्यू की बात करूं तो वो सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं व्हेन टू प्लेयर्स इन अ फुटबॉल मैच कोलाइड विद ईच अदर दे बोथ गेट हर्ट बिकॉज दे अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। इतनी बात आ रही है समझ में कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो एक इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और दूसरी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगी, और दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट ये जो इसके ऊपर लगाएगी वो इस डायरेक्शन में और ये जो इसके ऊपर लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। सो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स कैन आई से दैट व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसी फोर्सेस लगाती हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो ये बात तो मुझे चलो क्लियर हो गई, फाइन। और दूसरी बात ध्यान से देखना, ये जो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं ये एक ही बॉडी पे लग रही हैं या दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं? फिर से देखो, जब दो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इसने इसके ऊपर लगाई है फोर्स, तो एक फोर्स तो इसके ऊपर लगी, और दूसरी फोर्स इसने इसके ऊपर लगाई है तो दूसरी फोर्स इसके ऊपर लगी। हैं दोनों की वैल्यू सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने इनके नाम रख दिए। हमने रखा कि इसने जो इसके ऊपर लगाई वो एक्शन था और इसने जो इसके ऊपर दिया वो रिएक्शन था। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। तो जब ये प्लेयर इसके साथ टकराएगा तो ये एक्शन इधर को हुआ, तो जैसे ये इसके साथ टकराया इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाई और इस डायरेक्शन में, और उसको हमने बोला रिएक्शन।
तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे। मतलब अगर आप एक केस में बोल रहे हो कि ये एक्शन है तो रिएक्शन वहीं पे है, तो रिएक्शन क्या हुआ, जो इसने इसके ऊपर लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन है। मतलब इसको एक प्लेयर मानो, इसको दूसरा प्लेयर मानो, मैंने ऐसे किया, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो इस केस में एक्शन और रिएक्शन दोनों काम कर रहे हैं। इधर को एक्शन है, इधर को रिएक्शन है, दोनों की दोनों फोर्सेस हैं और दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और एक्शन और रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। इतनी बात आ रही है समझ में? फाइन, ओके। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है कि मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग बैलेंस के केस में मेरे पास ये, मैं यहां पे बना देता हूं एक ऐसे स्प्रिंग बैलेंस, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे वाला स्प्रिंग बैलेंस है जो इसको मैंने यहाँ पे रिजिडली अटैच किया हुआ है। यहाँ पे मार्किंग्स हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपनी उंगली को इसमें डालूंगा रिंग में और इसको ऐसे खींचूंगा। दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स लगेगी कितनी, F। अब स्प्रिंग बैलेंस जो आपको रीडिंग देता है वो किस चीज़ की देता है? एक्चुअली क्या है, अंदर यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा हुआ है, और वो स्प्रिंग जो होता है वो एक एंड के साथ ऐसे अटैच्ड होता है, दूसरा हैंगर होता है आपका टांगने के लिए। अब होगा क्या कि जब मैं ऐसे उंगली डाल के इसको इधर को खींचूंगा तो ये फोर्स जो है इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगी, खींचेगी, और जितना स्ट्रेच करेगी उतनी मेरे पास यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे अपनी फिंगर डाल के इसको ऐसे पुल कर रहा हूं तो उसकी वजह से यहां पे एक रीडिंग आ रही है। दैट मीन्स ये पूरे का पूरा जो ये स्प्रिंग बैलेंस है इसको मैं इधर को खींच रहा हूं, पर ये वाला जो हैंगर है मैंने इसकी हुक में फंसाया हुआ है और ये वाली जो हुक है इसको ऐसे खींच के रखेगी। समझ में आ रही है बात? तो अब हो क्या रहा है कि क्योंकि मैं इस ए स्प्रिंग बैलेंस को यहां से खींच रहा हूं तो ये वाला जो ए है बी की इस हुक को इधर को खींचेगा, और कितनी फोर्स से खींचेगा? उतनी ही फोर्स से खींचेगा जितनी से मैं ए को खींच रहा हूं इधर को। और ये जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं इनके मास हम नहीं ले रहे हैं, मासलेस ले रहे हैं इनको, बहुत लाइट स्प्रिंग्स हैं। फिर से सुन लो, मैंने इस स्प्रिंग बैलेंस ए को इस जो ये वाली आपकी रिंग है यहां पे मैंने उंगली डाल के इसको इधर को खींचा। अब क्योंकि मैं ए को उधर खींच रहा हूं तो ए का ये वाला जो हैंगर है जिसको मैंने बी की ऐसे हुक में इधर फंसाया हुआ है तो ये बी को भी इधर को खींचेगा। कितनी फोर्स है? उतनी ही जितनी मैं एफ लगा रहा हूं ए के ऊपर। सो कहने का मतलब है ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर को। समझ में आ रही है बात? अब अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर को और ये यहां पे क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है, तो क्या ये पूरे का पूरा उधर को जाएगा? नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये स्प्रिंग बैलेंस भी ए के ऊपर किधर को फोर्स लगाएगा? इधर को। और कितनी लगाएगा? जितनी ए बी के ऊपर लगा रहा है। फिर से समझ लो, ये एफ मैंने लगाया ए पे, ए स्ट्रेच हुआ, ए बी से अटैच्ड है, ए ने बी को खींचा। जब ए बी को खींच रहा है तो बी भी ए को इधर को खींचेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां से हटा दूं और दोनों जगह अपनी उंगलियां फंसा लूं ऐसे, तब भी सेम ही सिचुएशन है। तो इधर वाली जो मेरी फोर्स है वो मैं कितनी लगाऊंगा? जितनी इधर लगा रहा हूं मैं अपनी उंगली से। समझ में आ रहा है? मैंने ए स्प्रिंग में यहां पे दोनों साइड अपनी उंगलियां डाली और मैं दोनों को इक्वल, जब मैं इधर एफ लगा रहा हूं तो मुझे इधर भी एफ लगानी पड़ेगी। समझ में आई बात? अब अगर मैं इधर एफ लगा रहा हूं तो दैट मीन्स उधर एफ लग रही है, इसीलिए लगा रहा हूं ना मैं यहां पे। अब होगा क्या कि अगर यहां पे ये बी स्प्रिंग अटैच्ड है तो ये वाला बेसिकली क्या करेगा, ये वाला जो ए का हुक है बी के स्प्रिंग को इधर को खींचेगा, तो ए बी को इधर को पुल कर रहा है और जो बी है वो ए को वापस इधर को पुल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन स्प्रिंग बैलेंस बी is equal and opposite to the force applied by spring balance B on spring balance A।
बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं, मैंने ए को खींचा, ए ने बी को खींचा, ए ने जब बी को खींचा उसको मैंने बोला एक्शन, तो जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी तो मिलेगा, तो बी भी क्या करेगा, ए को अपनी तरफ खींचेगा। इट इज जस्ट लाइक दो जब टकराए तो इसने इसके ऊपर लगाई तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा। सो दैट इज योर स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो भी इसी एक्शन रिएक्शन के बेस के ऊपर काम करता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? कैन आई से इट लाइक दिस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये जो मैंने अभी लाइन बोली है इसी को बेटा बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये है आपका टॉपिक जो हमने अभी स्टार्ट करना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो इसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे अभी हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो चीज़ें अभी मैंने समझाई हैं उनको मैं फिर से एक बार दोबारा डिस्कस करूंगा। सो अब स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट लिखता हूँ। क्या पॉइंट लिखने वाला हूँ मैं, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो इंस्टेंटेनियसली सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts force on second object, then the second object instantaneously exerts force on the first object. This force is equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स सेकंड वाले ने फर्स्ट पे लगाई है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट एंड डायरेक्शन है। द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब एग्जाम्पल लेते हैं। इन अ फुटबॉल मैच, while playing, when two players of opposite team collide with each other, comma, they get hurt equally, or we can say simple, they get hurt. Force exerted by
player 1 on player 2 is equal and opposite in direction to the force exerted by player 2 on player 1। तो ध्यान से समझ लो, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी फर्स्ट के ऊपर उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली फोर्स लगा देगा, और वो फोर्स जो लगेगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, और ये दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगी। ये हमें बात क्लियर हो गई। अब एग्जांपल 1 हमने यहाँ पे देखी, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, खेलते हुए ऑपोजिट टीम के दो प्लेयर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तो जब वो टकराए तो फोर्स जो पहला प्लेयर दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करेगा वो इक्वल और ऑपोजिट होगी इन द डायरेक्शन टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेयर 2 ऑन प्लेयर 1। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब यार ये है कि जब वो दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ टकराए तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाई। अब ये थोड़ी कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि इसने इसको इधर को लगाई होगी और इसने इसके ऊपर इधर को लगाई होगी। सो दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, जस्ट नोट इट डाउन। फिर हम स्प्रिंग बैलेंस की एग्जाम्पल करते हैं अब। ओके, एग्जाम्पल 2 लेते हैं अभी हम इसमें। सो एग्जाम्पल 2 से हमें समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सेम चीज़ जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताई है अभी एक फील्ड में कैसे हुआ, अभी जब दो प्लेयर्स टकराए, तो ये स्प्रिंग बैलेंस के केस में ये कैसे चीज़ पॉसिबल है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, सो एग्जाम्पल 2 करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। कंसिडर 2 spring balances A and B which are connected together as shown below। चलो अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर हम उसको समझेंगे डायग्राम को कि ये ऐसे कैसे बन गया। Like this, just let me redraw this। लाइन सीधी बन जाए तो अच्छी बात है। एक ऐसे हो जाएगा और एक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस। और सिमिलरली हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसा डायग्राम। अब ये रीडिंग्स हैं यहाँ पे, क्लियर है। और इसको मैंने यहाँ पे एक वॉल के साथ अटैच कर दिया। दिस इज स्प्रिंग बैलेंस ए, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस बी।
अब हो क्या रहा है ध्यान से देखना, इसका एक एंड तो मैंने यहां पे रिजिड वॉल के साथ अटैच कर दिया, दिस इज माय रिजिड वॉल। ये जो स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं ना, जो आप मैंने आपके सामने बनाया है, इसको हुक बोलते हैं, ये हुक्स हैं। अब ये जो हुक बनाई है मैंने, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगी ये हुक। अब बेटा ये जो मैंने हुक बनाई है ना, इस हुक के ऊपर हम चीज़ों को टांगते हैं। मतलब अगर मुझे इसको वर्टिकली टांगना हो कहीं पे, तो मैं इसको नेल के अंदर घुसाऊंगा। मतलब अगर ये नेल है मेरी ऐसे, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे लेके आऊँगा, ऐसे करूँगा और इस सर्कल को यहाँ पे डाल दूंगा और नीचे हुक आ जाएगी, और उस हुक के ऊपर मैं चीज़ों को रखूँगा और मेरे पास रीडिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसा स्प्रिंग बैलेंस है आपका कि आप इसको ऊपर ऐसे नेल में लगाओ, कहीं पे ऐसे उठाओ, या मुझे इसको लगाना हो तो मैं इसको ऐसे उठाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे लेके आऊंगा, ऐसे रख दूंगा, नीचे हुक आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे हुक के साथ हुक मिला दी। जब मैंने हुक के साथ हुक मिलाई यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी फिंगर को यूज करके इसको इधर को फोर्स लगाऊंगा। फोर्स इज अप्लाइड ऑन फ्री एंड। तो ये एंड मेरा फ्री है इस टाइम, और ये वाला मेरा फिक्स्ड एंड है। ठीक है, तो ये वाला यहां पर मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा। तो ये वाली जो फोर्स जब मैं फ्री एंड के ऊपर लगाऊंगा तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पे मुझे कुछ रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे यहां पे खींचूंगा तो ये वाला जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस है ये इधर को जाएगा। अगर ये इधर को जाएगा तो ये हुक इधर को जाएगी। बात आ रही है समझ में? और अब क्योंकि ये वाली जो हुक है इसके साथ अटैच्ड है, हुक इधर को जाएगी का मतलब मेरा ये है कि क्योंकि ये इधर को जा रहा है तो हुक जो है वो मुझे इसके मोशन के हिसाब से यहाँ पे रीडिंग दे देगी। पॉइंट आ रहा है समझ में? हुक तो यहाँ पे मैंने लगा दी, मूव मैं इसको कर रहा हूं। जब मैं इसको इधर को मूव करूंगा तो जो हुक है एक्चुअली ये मूव करती है ना स्प्रिंग को, ये तो फिक्स्ड एंड होता है, इसके बाद हैंगर होता है जो आपका। तो जब ये इधर को जा रहा है आपका, तो ये वाली जो हुक है ये स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग अंदर लगा हुआ रिलेटिवली उसके साथ मूव करेगी, तो मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी कोई। और फिर मैंने जब चेक किया इस प्रोसेस में, यहाँ पर भी जो मुझे रीडिंग मिली वो सेम मिली। पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ फ्री एंड पे, तो एक रीडिंग मुझे यहाँ पे मिलती है बैलेंस में, एक रीडिंग मुझे यहाँ पे मिलती है, और दोनों में जो मुझे रीडिंग मिली वो कैसी मिली, सेम मिली। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने फोर्स लगाई स्प्रिंग बैलेंस ए पर, तो ए ने वही फोर्स लगाई किसके ऊपर, बी पर, और बी ने वैसी ही फोर्स किसके ऊपर लगाई, ए पर। पॉइंट आ रहा है समझ में? ये फोर्स जब मैंने फ्री एंड पे इधर को लगाई तो ये दोनों हुक्स अटैच्ड हैं, तो इस स्प्रिंग बैलेंस ए ने बी के ऊपर भी उतनी फोर्स लगाई। अब बी के ऊपर भी उतनी जब फोर्स ये इधर को ऐसे लगाएगा, बेसिकली ये वाला जो आपका हुक है इसके ऊपर, तो ये बी भी इसके ऊपर इधर को लगाएगा फोर्स। तो सिंपल सा पॉइंट ये है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें, कि स्प्रिंग बैलेंस जब दो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए एंड टू एंड, दोनों की हुक्स मैंने फंसा दी, एक को मैंने रिजिड वॉल के साथ आपने अटैच कर दिया और एक मैंने फ्री एंड पे फोर्स अप्लाई करी, तो ये वाली जो फोर्स है इसकी वजह से इन दोनों में जो रीडिंग्स आएंगी वो सेम आएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस ए बी के ऊपर फोर्स लगाता है उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब बी ए के ऊपर लगाएगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन स्प्रिंग बैलेंस बी is equal and opposite to the force exerted by spring balance B on the spring balance A. So that is the point which you need to understand. When free end of spring balance A is pulled by some force, comma, both spring balances
show the same reading. This is because force exerted by spring balance A on balance B is equal and opposite to the force exerted by balance B on balance A. तो बस इतनी चीज आप माइंड में डाल लो कि जब दो बैलेंसेस को आप कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, तो आप जब एक को उधर को पुल करोगे तो दोनों सेम रीडिंग्स देंगे। दोनों सेम रीडिंग्स इसलिए देंगे क्योंकि जितनी फोर्स ए ने बी पर लगाई उतनी ही फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाई है। हेंस ये दोनों में मुझे कैसी रीडिंग मिलती है? सेम रीडिंग मिलती है। जस्ट नोट इट डाउन। नाउ वी विल बी डूइंग एग्जाम्पल नंबर 3, और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। स्प्रिंग बैलेंस तो चलो आप प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, पर वो चीज़ जो भी मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ वो तो आप हर रोज़ ही करते हो। गैस करो क्या है वो, सोचो ऐसी क्या चीज़ है जो हर रोज़ कर रहे हो आप। हर रोज़ का मतलब है हर टाइम वही करते हो आप। ओके अब बेटा होता क्या है कि जब भी हम चलते हैं, whenever we walk on the road, we push the road। हम रोड को पुश करते हैं, सरफेस को पुश करते हैं, तो वो एक फोर्स है जो मैंने सरफेस के ऊपर लगाई, और सरफेस भी मेरे ऊपर कैसी फोर्स लगाता है? एक इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसकी वजह से हम चलना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स टू वॉक वी पुश द ग्राउंड एंड द ग्राउंड इन रिटर्न्स अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विच हेल्प्स अस इन मूविंग। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच वी डू एवरी डे। तो आप क्या करोगे, जैसे ये मान लो ये मेरा फीट है, और जब मुझे आगे चलना है तो मैं ऐसे प्रेस करता हूँ ना पीछे की तरफ अपने पाँव को, तभी मुझे आगे की तरफ पुश मिलता है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगेन। तो एग्जाम्पल 3 है, when we try to walk, we push the ground and the ground gives an equal and opposite push। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं चलना चाहता हूँ मीन्स मैं अपनी स्पीड जो है वो चेंज करते रहना चाहता हूँ। कभी मैं धीरे चल रहा हूँ, कभी मैं तेज़ चल रहा हूँ। अब उसके लिए धीरे और तेज़ चलने के लिए मतलब एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। किसने बताया? न्यूटन सेकेंड लॉ ने। तो अगर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए तो जब मैं चल रहा हूँ तो वो फोर्स आई कहाँ से? मैंने ग्राउंड को प्रेस किया, ग्राउंड ने मुझे प्रेस किया। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऐसे, और ये सरफेस है, तो होता क्या है कि हमारा जो फीट है वो ऐसे प्रेस करता है ग्राउंड को। फीट पुशेस ग्राउंड, ground gives equal and opposite push। और इस पुश की वजह से हम जो हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
चल पाते हैं। तो अब एक बात समझ लो, चलने के लिए आप ग्राउंड को पुश करोगे, ग्राउंड आपको इक्वल एंड ऑपोजिट वे में पुश करेगा, इसलिए हम चल पाते हैं। सो दिस इज अगेन योर न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक है एक्शन और एक है रिएक्शन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन किस पे हो रहा है, ऑन द फुट। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द सरफेस जिसके ऊपर ये इसने पुश किया। तो नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। देखो ऐसे मेरे हाथ में ज़ूम करो, राइफल है, तो जब मैं ऐसे शूट करूंगा तो बुलेट कहाँ को जाएगी, उधर को, और गन कहाँ को आएगी, पीछे को। ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, उसका रीजन न्यूटन थर्ड लॉ। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, कॉमा, गन अप्लाइज फोर्स on the bullet in forward direction and bullet applies equal and opposite force on the gun in backward direction. This is in accordance with Newton's third law of motion. तो अगर मेरे पास गन है, let me try to make a gun if I can, ये ट्रिगर है, समथिंग लाइक दिस, है ना, बन गई। तो यहां से बेटा जब बुलेट जाएगी ऐसे आगे, फोर्स ऑन बुलेट बाय गन, और इधर फोर्स ऑन गन बाय बुलेट। तो अब जब मैं बुलेट को बेसिकली ट्रिगर दबा के बुलेट निकालता हूं जब मैं अपनी गन से, तो उस केस में बुलेट बहुत तेज निकलती है, पर गन बहुत पीछे आती है, बहुत कम स्पीड से पीछे आती है। और यू कैन से कि जब मैंने ऐसे शूट किया, तो अगर कोई मेरे से पूछे बुलेट की स्पीड कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी, और जब गन पीछे आई तो उसकी स्पीड कितनी है, बहुत ही कम है। ऐसा क्यों, पर दोनों ने फोर्स तो इक्वल लगाई है एक दूसरे के ऊपर। तो बेटा मास का डिफरेंस है ना, मास बुलेट का और मास गन का, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जो मास ऑफ गन है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट। तो क्योंकि फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर एक का मास ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो वो अटेन करेगा वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए गन जब पीछे आती है तो वो कम वेलोसिटी से आती है, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है, चाहे दोनों पे फोर्स इक्वल लगे। इसका मतलब आप अगर सेम फोर्स लगाओगे दो डिफरेंट बॉडीज पे जिनका डिफरेंट मास है, तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। कॉमन सेंस है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन दोनों को मिलके बोलते हैं। तो अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जो कि बुलेट के साथ केस हुआ। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कैसे करेंगे अभी हम देखना ध्यान से।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 आपने देखा होगा, मान लो आप किसी लेक पे गए बोटिंग करने, और बोटिंग करने के बाद जब आप शोर पे आते हो, उतरने लगते हो बोट से, तो आप ऐसे जंप लगाते हो आगे को। जैसे ही आप जंप लगाओगे बाहर निकलने के लिए, तो बोट पीछे को जाएगी। बोट पीछे को क्यों जाएगी? क्योंकि आपने आगे जाने के लिए बोट को पीछे पुश किया है। समझ रहे हो? अगर मैं देखो यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से ऐसे आगे जाना चाहता हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट फीट है ना, उसने पीछे को पुश किया है नीचे वाले सरफेस को, तभी मैं आगे जा पाया हूँ। क्योंकि मैंने उसको पीछे पुश किया, उसने मुझे आगे पुश कर दिया, तो मेरे पीछे पुश करने की वजह से वो पीछे जाएगी। सो दैट इज अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज एग्जांपल 5। व्हेन अ सेलर jumps from a boat on the shore, it pushes the surface of boat in the backward direction and surface pushes him with equal and opposite force in forward direction। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास बोट है और यहाँ पे एक सेलर है, इधर को जाना चाहता है, तो ये बोट को पीछे को करेगा पुश और इसको पुश आगे को मिलेगा। पुश ऑन बोट बाय सेलर इक्वल एंड ऑपोजिट पुश बाय बोट ऑन सेलर। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, और ये रिएक्शन किसकी वजह से मिला? इस एक्शन की वजह से। समझ में आ रही है बात? तो अब बेटा ये हमने पांचों एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे स्प्रिंग बैलेंस के केस में जो यहां वाला बैलेंस ए था, उसने बी के ऊपर एक्शन किया, तो बी ने ए के ऊपर रिएक्शन किया, तो वहां पर भी एक्शन और रिएक्शन दिखा। बाकी केसेस में आपको बता चुका हूं। हेंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी stated as for every action there is equal and opposite reaction। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर आपसे पूछा जाए फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक्शन करेगी तो उसको उतना ही रिएक्शन एग्जैक्टली सेम मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? तो इसको लिखो। ओके, सो नाउ वी आर वेरी वेल equipped with the knowledge of Newton laws of motion.
वी डिस्कस्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वी डिस्कस्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फिर हमने डिस्कस किया न्यूटन का थर्ड लॉ. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू फ्यू इमेजेस रिलेटेड टू दिस एक्शन एंड रिएक्शन ओनली. जस्ट कामली, बहुत आराम से उन इमेजेस को देखो और सोचो कि वो एक्शन और रिएक्शन कैसे कैसे हैं. जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं आपको, उन्हीं से रिलेटेड और कुछ एक आधी में एक्स्ट्रा आई ट्राई कि मैं उसमें पुट करूं. सो जस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अभी मैं इसको सम अप करता हूं, तो कुछ टाइम के लिए लास्ट में इमेजेस आएंगी विद सम म्यूजिक. सो जस्ट एंजॉय द म्यूजिक ऑल्सो एंड आप उन इमेजेस को भी देखो. सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, नेक्स्ट में मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करवाने वाला हूँ और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा. एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन. सो नाउ जस्ट मेंटेन योर नोट्स प्रॉपरली, कीप रिवाइजिंग देम, और अभी जो इमेजेस आएंगी उनको ध्यान से देखो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.